हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका हमारे सेशन में जहां हम बात करेंगे स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में और उसका क्या रोल हो सकता है इंडिया की इकोनॉमी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने। और ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जीएस पेपर 3 के इकोनॉमी सेक्शन में एक बड़ा रोल प्ले करता है और इस पे कुछ क्वेश्चंस भी पहले आए हैं और कई ऐसी प्रॉब्लम्स जो इकोनॉमी में हम देख रहे हैं उसका सॉल्यूशन थ्रू स्टार्टअप्स के द्वारा ही किया जाएगा। ऑलरेडी काफी टाइम से न्यूज में रहा है, स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया गया है इसके बारे में। तो पहले देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस आए हैं। 2020 में क्वेश्चन आया था कि कोविड 19 पेंडेमिक की वजह से जो प्रॉब्लम दुनिया भर में आई है उसको सॉल्व करने के लिए कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर कर हम मैनेज कर सकते हैं पेंडेमिक को और जो समस्या है उसका निदान कर सकते हैं। यहां पर हम देखते हैं स्टार्टअप्स कई आए थे जिन्होंने कई इनोवेटिव रोल प्ले किया, चाहे वो वैक्सीनेशन की बात हो या फिर आपको बताने के लिए कि स्लॉट कहाँ अवेलेबल है या फिर जो लॉजिस्टिक्स है उसमें सपोर्ट करने के लिए। एक और क्वेश्चन 2015 का था कि मार्केटिंग और सप्लाई चेन मैनेजमेंट की इंडस्ट्री जो इंडिया में है उनमें कई सारी समस्याएं थी, ई कॉमर्स कैसे इन समस्याओं से बाहर निकलने में मदद कर सकता है, बॉटलनेक्स को दूर करने में। तो 2015 से लेके अभी तक हमने देखा है जो बड़ी ई कॉमर्स कंपनीज थी, फ्लिपकार्ट हो गई, अमेजॉन हो गई या अगर हम रिलायंस की भी बात कर ले तो क्या चेंजेस आए और क्या नए नए स्टार्टअप्स उभरे हैं जिन्होंने इसको सॉल्व करने में क्या मदद की, कैसे लॉजिस्टिक्स इंप्रूव हुआ। यहाँ पे भी स्टार्टअप्स का एक रोल इन क्वेश्चंस में रहा है जो स्पेसिफिकली स्टार्टअप की बात नहीं कर रहे हैं लेकिन इन क्वेश्चंस को आंसर करने में उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं स्टार्टअप्स के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाट इज अ स्टार्टअप और वो बिजनेस से कैसे अलग होता है। कई टर्म्स होते हैं, एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, स्टार्टअप और एक कंपनी, क्या फर्क है उसमें। तो सबसे पहले एक बिजनेस और स्टार्टअप में क्या फर्क होता है। देखिए, बिजनेस मतलब ये हो गया कि आप कहीं से 10 रुपए किलो अमरूद खरीद के लाए और उसे 12 रुपए किलो बेच रहे हैं, तो आप एक बिजनेस कर रहे हैं, आपकी कंपनी है जो अमरूद ला के बेच रही है, ठीक है। लेकिन अगर कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई स्टार्टअप है, तो उसमें एक वैल्यू एडिशन करता है। वो अमरूद खरीद के ला रहा है 10 रुपए किलो और फिर या तो वो उसका जूस बना देगा या तो वो कंपनी उसको प्रोसेस करके उसका कोई मिठाई बना देगी, कोई डेजर्ट बना देगी, कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप करेगी, इनोवेट करेगी उसके साथ। टेक्नोलॉजी, फल के साथ तो क्या ही टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, मगर कहने का मतलब है कोई एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उसका आप स्वरूप बदल रहे हैं, उसको एक डेजर्ट में बदल दे रहे हैं या उसको आप एक जूस में बदल दे रहे हैं, तो उसकी पूरी कहानी बदल गई, एक नया प्रोडक्ट आ गया। अमरूद तो जो आ रहा है वही बेच रहे हैं, आपने वैल्यू एडिशन किया। तो स्टार्टअप्स की यही खास बात होती है कि वो वैल्यू एडिशन करते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप भी इसी को कहते हैं कि आप एक नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। तो यहाँ एक रिस्क होती है कि भाई लोगों को वो स्वाद अच्छा लगेगा नहीं, जूस पियेंगे नहीं पियेंगे, ठीक है। हो सकता है आप अमरूद लाएं और उससे कुछ ऐसा बनाए जो कि जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की, उनको मदद कर सके। तो वो एक तरीका है जो आप इनोवेट कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, एक नया प्रोडक्ट ला रहे हैं, एक नए आइडिया को लेके आ रहे हैं। वो डिफरेंस है बेसिक बिजनेस में और स्टार्टअप में। स्टार्टअप इनोवेट करता है, ठीक है। तो बेसिक डेफिनेशन स्टार्टअप की क्या है कि भाई कोई ऐसी चीज जो बेसिक लेवल पे होती है, शुरुआती स्तर पर है, स्टार्टअप उसे कहते हैं, जो कि अपने इनिशियल स्टेजेस में जो कंपनी, जैसे मैंने अमरूद का एग्जांपल दिया, तो अभी आप लाए हैं, आपकी कंपनी बैठी नहीं है, शुरुआती स्तर पे है, आप इनोवेट कर रहे हैं और डेवलप कर रहे हैं और उसको जाके और बाद में स्केल अप करेंगे। स्केल अप करना मतलब बड़े लेवल तक काम करना है। शुरुआती स्तर की कंपनी होगी उसे कहते हैं स्टार्टअप, जो भी स्टार्ट हुई है और बाद में एक्सपेंड करती है। तो ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि हाल में नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग हुई थी जिसके अंदर कॉमर्स इंडस्ट्री के मिनिस्टर, कंज्यूमर अफेयर्स के मिनिस्ट्री और फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के मिनिस्टर और टेक्सटाइल मिनिस्टर्स सब मिलकर बैठे थे और स्टार्टअप इकोसिस्टम में और ज्यादा एक्सपेंशन की बात करी थी। अब स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहा है जहां कोशिश है इंडिया में नेशनल लेवल पर पार्टिसिपेशन बढ़ाने की, चाहे वुमेन हो, चाहे वो अलग अलग सेक्टर्स के लोग हों, चाहे वो हर तरह के सेक्टर को और हर तरह के सेगमेंट में स्टार्टअप कल्चर को और जरा बढ़ावा देने की कोशिश इंडिया में हुई है। क्यों आखिर ऐसा हुआ है? इसकी वजह है, जैसे मैंने आपको बताया, स्टार्टअप में इनोवेशन होता है। अब कुछ शब्द ऐसे हैं एंटरप्रेन्योरशिप और मैंने आपको स्टार्टअप का मतलब बताया, लेकिन जब हम बात करें तो कुछ टर्म्स आएंगे जो पहले क्लियर कर लेते हैं। फिनटेक स्टार्टअप क्या होता है, यूनिकॉर्न क्या होता है, इंक्यूबेटर्स क्या होते हैं। देखिए, जब भी कोई स्टार्टअप बिजनेस में स्टार्ट कर रहा होता है, शुरुआती स्तर पे होता है, तो फिर जब वो थोड़ा बढ़ता है, लेट्स से 1 साल हुआ या 6 महीने में, मार्केट में उसने कुछ, वो इन्वेस्टर्स से पैसे लेते हैं कि भाई हमारे पास इतने प्रोडक्ट्स हैं या इतने हमारे कस्टमर्स हैं। तो जब उस कंपनी की वैल्यूएशन $1 बिलियन से ऊपर पहुंच जाती है, तब उसे कहते हैं कि यूनिकॉर्न बन गया। वो जिस भी स्टार्टअप की वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा है वो यूनिकॉर्न कहलाता है। और इंक्यूबेटर्स मतलब क्या होता है? इंक्यूबेटर्स मतलब वो जगह होती है जहां बिजनेसेस आके कोलैबोरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये ऐसी जगह है जहां आप रेंट एकोमोडेशन में जाके काम कर सकते हैं, वहां और भी कुछ स्टार्टअप्स होंगे, वहां ऐसी एनवायरमेंट होती है जहां आप ग्रो कर सकते हैं, राइट। तो ये आपको फंड देने में मदद करते हैं, सब कुछ मदद करते हैं। वो एक जैसे एक हॉस्टल होता है ना, ये स्टार्टअप्स का एक हॉस्टल होगा एक तरह से, जहां आपको सारी सुविधाएं दी जाएंगी, लाइब्रेरी होगी, आपके लिए खाने की व्यवस्था जैसे होती है, उस तरह से एक स्टार्टअप के लिए जो चीजें हो सकती हैं वो उपलब्ध कराई जाती है। वो होता है इंक्यूबेटर, जहां वो इंक्यूबेट कर सके, बढ़ सके।
और फिनटेक, ये टर्म भी काफी न्यूज में रहा है। फिनटेक मतलब हो गया कि वो स्टार्टअप्स जो कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के सेक्टर में काम कर रहे हैं। एग्जांपल दूंगा मैं आपको, अगर हम अभी इंश्योरेंस की बात करें तो गेको एक इंश्योरेंस कंपनी है, वो ऑनलाइन इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। अगर आपको अपना कोई नॉर्मली इंश्योरेंस लेना होता तो बहुत सारे पेपर वर्क फाइल करने होते, कंपनी को जाके क्लेम करना पड़ता है। अब ऐसा है कि आप फोन से ही फोटो खींचते हैं, फोन से ही अपना ऑनलाइन इंश्योरेंस कराते हैं और वो कंपनी आपको क्लेम भी देती है। आप फोटो खींच के भेजते हैं, वो फोटो से वेरीफाई करती है और आपको क्लेम दे देती है वहीं से। तो ये सारी चीजें कैसे हो रही है? फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, फोन के कैमरा से वेरीफाई कर रहे हैं कि आपकी लोकेशन सही है कि नहीं, इंश्योरेंस जो आप दे रहे हैं आधार का इस्तेमाल करके चेक कर रहे हैं कि आपकी आइडेंटिटी सही है कि नहीं। तो ये सारी चीजें जहां फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं फिनटेक। तो अलग अलग सेक्टर्स में जो समस्याएं थी, जैसे इंडिया में इंश्योरेंस कवर बहुत कम था। क्योंकि क्यों दिक्कत थी भाई? क्योंकि लोगों के पास कंपनी में जाके फाइल करना पड़ता था, लोगों को पता नहीं था कि कैसे उनको पैसे मिलेंगे भी नहीं जब वो क्लेम करें। तो यहाँ ऑनलाइन कंपनीज आ गई हैं जो इजीली आपको आपका अकाउंट खोल देती हैं, इजीली आपको एक्सेस करने देती हैं उन सुविधाओं को, और इजीली ही आपको क्लेम दे पाती हैं। तो ये ऐसे एग्जांपल्स हैं। और हमने देखा है, जैसे हम इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, उसी प्रकार से अगर आप स्टॉक मार्केट की बात करें तो वहां जीरोधा, अपस्टॉक, ऐसे स्टार्टअप्स देखे गए जो काफी इजीली आपका अकाउंट खोलते हैं, डीमेट अकाउंट, और आप इजीली शेयर्स में ट्रेड कर सकते हैं बिना किसी और व्यक्ति या बिना किसी और एजेंट को बीच में लाए हुए। और इससे काफी ज्यादा सहूलियत होती है लोगों को। हेल्थ सेक्टर में बात करें, पहले आपको फार्मास्यूटिकल कंपनीज के पास जाना पड़ता था, अब वन फार्मा जैसी कंपनीज हैं, आप इजीली ऑनलाइन ही अपनी दवाइयां मंगवा सकते हैं। तो वो इनोवेशन कर रहे हैं उस सेक्टर में। इसी में एक और टर्म है एक्सेलरेटर्स। ये वो प्रोग्राम्स हैं जहां पर कंपनीज को, ये स्टार्टअप को कहते हैं अच्छा आपको और आगे बढ़ना है, चलो हमें कुछ अपना हिस्सेदारी दे दो, 2% 5%, उसके बदले में आपको फंडिंग प्रोवाइड कराते हैं। और वो जिससे वो तेजी से एक्सलरेट कर पाए, कंपनी का एरिया बढ़ सके, वो और ज्यादा एक्सपेंड कर सके। तो इंडिया में 2021 में लगभग $20 बिलियन की फंडिंग स्टार्टअप्स को मिली है और कई कंपनीज को यूनिकॉर्न का स्टेटस भी मिला है। तो अगर आप फिगर्स को देखें तो स्टार्टअप्स डीपीआईआईटी के हिसाब से 50,000 हो चुके हैं 3 जून 2021 तक। 10,000 स्टार्टअप्स तो केवल पिछले 180 दिनों में खुले हैं। 623 डिस्ट्रिक्ट में स्टार्टअप्स हैं इंडिया के, और लगभग 1.7 लाख जॉब्स क्रिएट हुई हैं ड्यू टू स्टार्टअप्स। अराउंड 45% में इंडियन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स भी हैं। तो स्टार्टअप्स का एक बड़ा रोल रह रहा है। और इसका इंपैक्ट क्या हो रहा है? इंपैक्ट ये हो रहा है कि इंडियन इकोनॉमी में हर सेगमेंट में नई कंपनियां आई हैं। जैसे जोमेटो का एग्जांपल ले लें, जैसे आप स्विगी का एग्जांपल ले लें, ये इंडियन स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने काफी लोगों को रोजगार दिया। गिग इकोनॉमी एक शब्द होता है, यानी जहां आप एक कंपनी में कुछ समय तक काम कर रहे हैं, फिर आप दूसरी कंपनी में काम करने चले जाते हैं। जैसे उबर या ओला, ओला एक ऐसी कंपनी है जो इंडियन स्टार्टअप है, लेकिन इससे पहले ऐसी कोई सुविधा इंडिया में थी ही नहीं। टैक्सी ड्राइवर्स थे, वो टैक्सी चलाते थे। अब अगर आप ओला यूज करें तो आपको वो मिला दे रही है उस टैक्सी ड्राइवर से, आप उसकी टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं और एक पैसे पे करते हैं, आपको फैसिलिटेट कर दे रही है कि इनोवेटिव सॉल्यूशन है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए। पहले वो टैक्सी ड्राइवर को ना पता था आपको जाना है या नहीं जाना, उसे नहीं पता, उसे कस्टमर्स नहीं मिल रहे थे और आपको टैक्सीज नहीं मिल रही थी। तो फैसिलिटेशन का अच्छा काम हो रहा है। उसी प्रकार से स्विगी और जोमेटो आपको एक्सेस दे पा रहे हैं फूड और सर्विसेज का। तो स्टार्टअप कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमी में, डायनामिज्म लाता है। हमारे साथ इकोनॉमी में क्या समस्या है? अभी डिमांड नहीं है। कुछ डिमांड इसलिए नहीं होती क्योंकि आपको पता ही नहीं भाई सामान मिलेगा कैसे। अब ऑनलाइन है, खाना मंगवाना है जोमेटो से मंगवा लो, टैक्सी चाहिए आपको ओला से मिल जाएगी। तो स्टार्टअप्स ने जल्दी जल्दी डायनामिज्म प्रोवाइड किया, डिमांड जनरेट की और व्यक्ति को ऑप्शन भी दिया। अब जैसे एक स्टार्टअप है ओला की बाइक स्टार्टअप को आप ले लें, तो आपको बाइक्स दिलाते हैं। जो लोग बाइक पे जा रहे होते हैं, अगर आपको कहीं जाना है तो आप अपने स्टार्टअप उनका इस्तेमाल करके उनके साथ बैठ के जा सकते हैं। इसी के हिसाब से आप अगर आप बात करें तो एक ब्लाब्ला कार सर्विसेज होती है, आप किसी के साथ जो ट्रेवल कर रहे हैं उनके साथ जा सकते हैं। टैक्सीज के अलावा बात कर रहा हूं मैं। और जैसे फार्मेसी की बात करी मैंने, टेक्नोलॉजी की बात करी, फिनटेक एरियाज की बात करी, कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जहां आपको हॉस्पिटल बेड्स मिल जाते हैं। तो इस तरह के स्टार्टअप्स एक इकोलॉजिकल डायनामिज्म लाते हैं, डिमांड क्रिएट करते हैं, सप्लाई भी क्रिएट करते हैं और जॉब जनरेट करते हैं। और इससे इनोवेशन भी पता चलता है और कंपटीशन भी बढ़ता है मार्केट में। फाइनेंशियल सर्विसेज की बात कर लें, एजुकेशन सर्विसेज की बात कर लें, आप ये वीडियो देख रहे हैं, कंपनी खुद एक स्टार्टअप है जो कोशिश कर रही है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आपको किस तरह ये सुविधाएं आपके घर बैठे पहुंचाई जा सके। तो इसका इंपैक्ट इकोनॉमिक होता है। सोशल भी कैसे होता है? सोशल ऐसे होता है कि आपके जो अलग अलग सेक्टर्स जो अभी तक अछूते थे, जहां पे रूरल एरियाज में सुविधाएं नहीं थी, हॉस्पिटल्स की सुविधाएं नहीं थी, डॉक्टर्स तक नहीं पहुंच सकते थे, अब ऐसी सुविधाएं हैं कि आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं किसी स्टार्टअप के थ्रू। एग्रीकल्चर में स्टार्टअप्स हो गए हैं, और वो आपको बिग बास्केट का एग्जांपल ले लें, वो आपको फार्म हाउस से चीजें लेके किसानों से आप तक पहुंचा रही हैं। फिर अगर निर्माई का बात करें, एक ऐसा स्टार्टअप है जो कि ब्रेस्ट कैंसर की अर्ली डिटेक्शन में मदद करता है। तो इस तरह के कई और स्टार्टअप्स हैं जो अलग अलग सेक्टर्स में काम करते हैं, जिन सेक्टर्स में पहले काम नहीं किया जा सकता था। पॉलिटिकल एरियाज में जाए तो नेता ऐप है जो कि पॉलिटिकल पार्टीज को और पॉलिटिशियंस को मदद करता है वोटिंग बिहेवियर समझने में, कैंपेनिंग करने में।
डेटा एनालिटिक्स प्रोवाइड करने में। कुछ स्टार्टअप्स हैं जो आपको पूरा डेटा प्रोवाइड करते हैं कि आपके पॉलिटिशियन है वो कहां पर है, वो कितना काम कर रहे हैं, कितने बिल वो लेके आए। तो इस तरह के जो स्टार्टअप्स हैं उनका फायदा हर सेक्टर में होता है। डिमांड जनरेट इकोनॉमी के लिए कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, अलग अलग सेक्टर्स को छू रहे हैं। और इंडिया में जो स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया गया था वो इसलिए भी किया गया था, लोगों में एक इनोवेशन की भावना उत्पन्न होती है, कंपटीशन बढ़ता है, वो नए नए हॉराइजंस में जाते हैं। अब जैसे हम बात करें तो इंडिया के स्पेस सेक्टर में कई सारी इनोवेटिव चीजें हो रही हैं, कई स्टार्टअप वहां पे खुल रहे हैं। मैं आपको पूछना चाहूंगा, क्या आपको किसी स्टार्टअप के बारे में पता है जो इंडिया के स्पेस सेक्टर में, आपको ग्लोबल एग्जांपल्स पता होंगे जैसे स्पेस एक्स है, इंडिया में क्या है? तो इंडिया में स्काई रूट जैसी कंपनीज हैं, टीम इंडस जैसे स्टार्टअप्स हैं जो शुरू हुए हैं ताकि स्पेस सेक्टर में भी आगे बढ़ पाए। तो स्टार्टअप हर सेक्टर में आगे बढ़ता है, फंडिंग आती है बाहर से, टाइगर ग्लोबल हो गई, सॉफ्ट बैंक हो गई, काफी मात्रा में फंड्स प्रोवाइड करते हैं और एक नया मार्केट डायनामिज्म मिलता है। तो स्टार्टअप इंडिया के साथ कम समय में कंपनीज अच्छी खासी फंडिंग ले सकती हैं, बहुत जल्दी वो $1 बिलियन तक को टच कर सकती हैं। अगर आप पेटीएम का एग्जांपल लें, एक ग्लोबल बेहेमोथ जिसे कहते हैं, ये फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सेक्टर में एक बहुत बड़ा एक कंपनी है जिसकी जो वैल्यूएशन है बहुत ज्यादा है, कई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अभी आपकी बैंकिंग सर्विसेज से लेकर इंश्योरेंस तक आपको बेचने का काम ये करने वाले हैं अब। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट अपनी तरफ से एक फैसिलिटेशन करती है। कैसे करती है फैसिलिटेशन? क्योंकि वो प्रोवाइड करती है आपको ऑप्शन। जैसे एनपीसीआई का एग्जांपल ले लें, एनपीसीआई ने आपके लिए पेमेंट अब काफी आसान कर दिया। भारत पे की बात कर लें, फोन पे की बात कर लें, पेटीएम की बात कर लें, क्यूआर कोड आपने स्कैन किया, पेमेंट कर दी। पहले कई सारी समस्याएं इनमें आती थी, वो सारी सुविधाएं इसलिए आ रही है, गवर्नमेंट वो ऑप्शन दे रही है कि इंटर बैंक ऑपरेशन है। अब एक आप किसी कंपनी का भी यूज करें यूपीआई, आप पेमेंट कर सकते हैं। तो वो इंटर ऑपरेबिलिटी है। पहले बैंक से बैंक में चेक जमा करने जाना होता था किसी और बैंक का, तो लाइन लगनी पड़ती थी। तो गवर्नमेंट भी फैसिलिटेट कर रही है। तो इस तरह एक रोल निभा रहे हैं। अब भाई इंडिया में ही क्यों इतना स्टार्टअप डेवलप हो रहा है? इसके पीछे कारण है, एक इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, ग्रोथ का बहुत अपॉर्चुनिटी है। टायर 2 टायर 3 सिटीज में कई सेवाएं उपलब्ध ही नहीं है। फेवरेबल डेमोग्राफी है। इंडिया में 700 मिलियन अभी जो जनसंख्या है वो बहुत युवा है। स्कोप है, डिमांड भी है, काम करने के लिए भी लोग हैं। वर्किंग एज पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, यंग डेमोग्राफिक है, डेमोग्राफिक डिविडेंड इंडिया के पास है। गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, चाहे वो स्टार्टअप इंडिया कैंपेन हो, चाहे वो आपको नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जैसे एनपीसीएल की बात करी मैंने, इसके बाद चाहे हम सेबी की भी बात कर लें, वो कोशिश कर रहे हैं कि हर सेक्टर में ग्रोथ की जा सके। इंक्यूबेटर्स बना के दिए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा। जो साइंस एंड टेक में के सेक्टर में जहां बात है, जैसे हम बात करें स्पेस सेक्टर में, इसरो हेल्प कर रही है कंपनीज को आगे बढ़ने में, तो गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है। और रूरल एरियाज में स्पेसिफिकली काफी स्कोप है उन सेक्टर्स में जहां अभी तक काम नहीं किया गया। एग्रीकल्चर हो गए, फूड प्रोसेसिंग हो गई, लॉजिस्टिक्स की बात हो गई, और बिजनेस टू कंज्यूमर सीधा डिलीवरी की बात आ गई। वो सब काम हम देख सकते हैं जहां पे हो सकता है। सभी एरियाज में अपॉर्चुनिटीज हुए इंडिया में, इसीलिए स्टार्टअप कल्चर और ग्रो कर रहा है। लेकिन इसको लेके कई समस्याएं भी हैं। क्या समस्याएं हैं डेप्थ में तो अभी हम बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हम ब्रॉडली देखें तो डिजिटल डिवाइड है, सबके पास सुविधाएं नहीं है, फंडिंग की समस्या आती है, हायरिंग में बड़ी प्रॉब्लम आती है, और एंटरप्रेन्योर ड्रेन है काफी ज्यादा। अगर आपको 2-3 जगह लॉस लगा, फिर आप सोचेंगे भाई अब किया जाए नहीं किया जाए। करियर ऑप्शन लिक्विडेटिव नहीं है, कई जगह डेट ट्रैप आ जाते हैं, लोग फंस जाते हैं कर्जों में, पेमेंट कलेक्शन की दिक्कत है, करियर ऑप्शन नहीं माना जाता इसको इंडिया में। रेगुलेटरी प्रॉब्लम है, कई कई सेक्टर्स में बहुत रेगुलेशन है, कई सेक्टर्स बंद है स्टार्टअप्स के लिए। कभी कभी मार्केट एक्सेस को बैरियर हो जाता है कि भाई कहाँ, अगर आप शहर से नहीं है, आपके पास एक डिग्री नहीं है आईआईटी आईआईएम की, तो आपको फंडिंग नहीं मिलती, या कई लोग आपके साथ बिजनेस नहीं करना चाहते। तो ऐसी कई समस्याएं रहती हैं, और इसको सॉल्व करने का जो एक तरीका है वो ये है कि आप स्कूल करिकुलम को बढ़ाएं, आप डिजिटल डिवाइड को दूर करें, रूरल अर्बन सेक्टर सबको साथ लाएं, आप एग्री स्टार्टअप्स को डेवलप करें, वो स्टार्टअप डेवलप करें जहां ज्यादा स्कोप है, जहां लोग जुड़े हुए नहीं हैं, और हाई एंड टेक्नोलॉजी में 5G, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एआई, इनमें और जरा डेवलपमेंट हो। और कई स्टार्टअप्स वहां काम कर रहे हैं जहां और कोशिश है ताकि जो लीडिंग टेक्नोलॉजी है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, वहां इंडिया का शेयर आगे बढ़े। तो इन कंक्लूजन हम कह सकते हैं कि इंडिया को जो पोजीशन चाहिए एज अ टेक गैराज ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सारा टेक का जो काम है बैकएंड वहां, और उसके लिए गवर्नमेंट को भी और ज्यादा रोल प्ले करना पड़ेगा, फंडिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और फैसिलिटेट करना होगा ऐसी इन्वायरमेंट देने के साथ। तो जो इंडिया एट 75 है आज 75वें साल में, अगर हम इंडिया को देखें तो वो एक चेंज के बिल्कुल कगार पर है। लेकिन अगर हम, हमारी उम्मीद है कि जब इंडिया 100 में पहुंची, 100 साल जब हो इंडिया को, आजादी को, तो एक गोल्डन एरा इंटरप्रेन्योरशिप में, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में इंडिया का आ जाए, जैसे कई देशों ने ऐसा किया, और इंडिया भी बिल्कुल कर सकता है। स्पेसिफिकली अपने डिविडेंड को लेके तो कर ही सकता है। ये तो इसकी बात, कुछ काम आपके लिए कि आप जरा सोचिए कि क्या चैलेंजेस हैं इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम में। थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया, आप उसको डेप्थ में जरा बताइए क्या हो सकता है, लिखिए उसके बारे में थोड़ा। और इंडिया @100 100 साल पूरे होने पे कैसे इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा टेक गराज बन सकता है, इसे आप एक्सप्लेन करिए।
तो इस सेशन में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।